नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। महाराष्ट्र का इलेक्शन बड़े दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा है। 6 पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार जी, ये 6 बड़ी पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ रही। इनको पता है कि अगर ये हुकुम के इक्के की तरह अगर उभर कर नहीं निकली तो ये मान के चलिए ये पार्टियां लगभग टूटती हुई दिखेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस 2 केंद्रीय पार्टियां हैं। ये चाहे सीटें थोड़ी कम भी पाएंगी तो भी बची रह जाएंगे, लेकिन एनसीपी और शिवसेना जो आपस में टूट चुकी हैं, ये पार्टियां अगर एक सम्मानजनक सीटें नहीं पाती हैं तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में इन पार्टियों का अस्तित्व नहीं बचेगा। इसी जद्दोजहद में अगर हम गौर से देखें तो एनसीपी की जो अजीत पवार जी की पार्टी है और एनसीपी की जो शरद पवार जी की पार्टी है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अक्सर एक दूसरे के बारे में मीठी बातें करते हुए आप सुन रहे होंगे, चाहे इलेक्शन के समय में या कुछ समय पहले जब केंद्र का इलेक्शन था तब भी। केंद्र के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी हमने अगर गौर से देखा हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ये हमेशा बात नजर में आई कि अजीत पवार जी कहीं ना कहीं शरद पवार जी से मिलजुल रहे हैं और आने वाले समय में अजीत पवार जी हो सकता है शरद पवार जी के साथ भी मिल जाएं। लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ये दोनों पार्टियां अलग अलग आमने सामने खड़ी हैं। अगर हम 2024 के विधानसभा की बात करें तो एनसीपी की शरद पवार जी की पार्टी लगभग 85 सीटों पर लड़ रही है और एनसीपी के अजीत पवार जी की पार्टी लगभग 55 सीटों पर लड़ रही है। अब अजीत पवार जी को केंद्र के इलेक्शन में सीटें बहुत कम मिली थी। इस तर्ज पर ही आंकड़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 सीटें ही जीत पाएंगे। अगर हम 2024 के केंद्र के इलेक्शन के बाद की स्थिति देखें तो अजीत पवार जी की एनडीए घटक में कोई बहुत अच्छी खासी इज्जत बची नहीं है। इसी वजह से अजीत पवार जी की पार्टी को बीजेपी ने सिर्फ 55 सीटें ही लड़ने को दी हैं। अब अजीत पवार जी को यह पता है कि जो शरद पवार जी की एनसीपी थी, जब उन्होंने तोड़ दिया था इस पार्टी को, उस समय वो लगभग 40 विधायकों को लेकर एक नई पार्टी का गठन किए थे और वही 40 सीटों पर बीजेपी मान के चल रही कि जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर हम पूरी एनालिसिस को, बीजेपी को या इंडिया गठबंधन की भी एनालिसिस को समझने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि लोग यही मान के चल रहे हैं कि अजीत पवार जी की जो पार्टी वो लगभग 20 सीटों पर ही जीतेगी और अजीत पवार जी की पूरी कोशिश है कि लगभग 25 से 30 सीटें जीतें। अगर वो 30 सीट के आसपास कहीं जीतते हैं तो किंग मेकर की भूमिका में आकर खड़े हो जाएंगे। हम उन 35 सीटों की बात करते हैं पहले, जिन 35 सीटों पर एनसीपी आमने सामने है अजीत पवार की और शरद पवार जी की। अगर इन 35 सीटों को देखें और एक आंकड़े को जो केंद्र की लड़ाई हुई थी उसके अनुसार देखें तो शरद पवार जी की पार्टी कई गुना उनसे ज्यादा मजबूत दिखती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम आम जनता के मूड को भी समझने की कोशिश करें तो ये मान के चलिए कि अजीत पवार की पार्टी 10-12 सीटों से ज्यादा नहीं पाएगी और जो 20 सीटें बचती हैं जो कांग्रेस के सामने या शिवसेना के सामने लड़ेगी, उसमें मुश्किल से 3 या 4 सीटें ही जीत पाएगी। ये बात अजीत पवार जी को भी पता है और यही चीज शरद पवार को पता है। वो भरसक प्रयास ही कर रहे हैं कि अजीत पवार की 55 सीटों वाली पार्टी 10 के अंदर ही सिमट जाए ताकि जो 40 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन में हो और अजीत पवार की जो 10, 12 या 15 एमएलए आएंगे उनको आने वाले समय में अगर इंडिया गठबंधन को जरूरत पड़ती है तो तोड़ने में कामयाब हो सकें। क्योंकि बीच में अगर हम गौर करें तो कई बार ये बात उठी थी कि अजीत पवार के सारे विधायक शरद पवार जी के साथ मिले हुए। यहीं से ये बात समझ में आती है कि एनडीए गठबंधन में जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक शिंदे शिवसेना की और दूसरी बीजेपी, उसको कहीं ना कहीं 130 सीटों के आसपास खुद दोनों को जोड़ के लाना पड़ेगा, जो कि आज की डेट में नहीं दिखता है। अगर हम पूरी एनालिसिस भी करके देखें तो लगभग 105 से 110 सीटें ही प्राप्त कर रही ये दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर।
और अगर अदर्स को भी हम जोड़ लेते हैं तो ये आंकड़ा 120 के ऊपर नहीं आता और पूर्ण बहुमत 146 पाने के लिए एनडीए गठबंधन को लगभग अजीत पवार को 25 से 26 सीटें लानी ही पड़ेंगी, जो कि कहीं से भी नहीं दिखता है। ये बात शरद पवार और अजीत पवार को पता है। इसी वजह से शरद पवार के बारे में अजीत पवार जी ने विगत 2.5 सालों में या इस इलेक्शन में भी कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि शरद पवार जी से मिल भी जाएं। अगर हम महाराष्ट्र के इस पूरे घटना चक्र को ध्यान से देखें तो जो 55 सीटें अजीत पवार जी की हैं और जो आज अजीत पवार की स्थिति है महाराष्ट्र में, या जिस तरीके से उनकी पूरी पार्टी शरद पवार जी के साथ टच में भी है, ऐसा महसूस होता है कि मानो ये पूरी 55 की 55 सीटें इंडिया गठबंधन की हैं। यह बात कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदर से डर भी कर रही थी। इसी वजह से बीजेपी ने उनको मात्र 55 सीटें ही दी लड़ने के लिए। अगर वो 55 से ज्यादा दे देती तो मान चलिए वो पूरी की पूरी सीट ही इंडिया गठबंधन को मिल जाती। इसी वजह से समझ में आता है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में इंडिया गठबंधन आज मजबूती से खड़ा हुआ दिखता है। कहीं ना कहीं एनसीपी जो कि अजीत पवार जी की है वो कमजोर है। इस वजह से बीजेपी जो पूरा एनडीए घटक दल है वो कमजोर दिखता है इंडिया गठबंधन से। लेकिन आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बदलती है। मेरे पूरे चैनल की निगाहें इस पर बनी हुई है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।